नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। हमने आपसे बात की थी, ये वादा किया था कि हम आपको निरंतर साइंस के बारे में, जो साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे थे, हमने कहा था आपको एक श्रृंखला प्रोवाइड कराएंगे। उसी श्रृंखला का आज ये हमारा तीसरा वीडियो होगा जो हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल को क्या करें भाई, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन के बारे में। आज हम ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे सीधे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन पर है कि अगला हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ये भी एक श्रृंखला है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो अगला जो हम क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो किस रंग के प्रकाश का होता है? सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो किस रंग के प्रकाश का होता है? तो भाई सबसे ज्यादा, हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग के प्रकाश का होता है? किस रंग के प्रकाश का होता है भाई? हमको बताना सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो किस रंग के प्रकाश का होता है। तो हमारा आंसर आता है बैंगनी रंग के प्रकाश का। किस रंग के भैया? बैंगनी रंग के जो प्रकाश होगा इसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। भाई क्या होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं भाई, जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो, कम हो, उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम होती है। यदि प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो दोस्तों क्या होगा? तरंग दैर्ध्य कम होगी। तो तरंग दैर्ध्य किसकी कम होती है? तरंग दैर्ध्य किसकी कम होगी? जो तरंग दैर्ध्य होती है वो इसकी बैंगनी रंग की क्या होती है? कम होती है। बैंगनी रंग की क्या होती है? कम होती है। तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा प्रकीर्णन की बात की। अगला प्रश्न है सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? तो दोस्तों किस रंग का होता है? तो जल्दी से बताएं भाई, सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है भैया। किस रंग का होता है? तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की होती है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। हमने एक सूत्र पढ़ते हैं, हम जानते हैं प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा। एक हमको ये सूत्र याद रखे प्रकीर्णन के बारे में। तो प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा होता है। तो जो लैम्डा होता है ये हमारी क्या होती है भाई? तरंग दैर्ध्य होती है। लैम्डा क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है। क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है। तो प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल लैम्डा होते। अब देखो हम आगे जब बात कर लेते हैं तो भाई हम क्या कहते हैं कि जब हमारा सूर्य क्या होता है भाई? अस्त होता है, तो हमें क्या होता है? उसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। तो किस कारण? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य का उदय और अस्त होते समय लाल दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है भैया? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है भाई? कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस पर हम चर्चा करें। वो भी हमसे बहुत पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आज हम मानव रोग से भी लेकर के आए हैं जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो हम बात करें मानव रोग। किसकी बात करें दोस्तों? मानव रोग। तो ज्यादा कुछ ना करके हम सीधे यही बात करते हैं। तो मानव रोगों को हम दो श्रेणियों में भैया बांट देते हैं। जल्दी से यहाँ पर एक थोड़ा समझ लेते हैं।
मानव को कितने भागों में बांट देते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। एक जन्मजात रोग होते हैं, कैसे होते हैं भैया? जन्मजात रोग होते हैं। दूसरे कैसे होते हैं? उपार्जित रोग होते हैं। एक जन्मजात होते हैं, दूसरे उपार्जित रोग होते हैं। कैसे रोग होते हैं? उपार्जित रोग होते हैं। एक जन्मजात रोग होते हैं, दूसरे उपार्जित रोग होते हैं। अरे भाई वे रोग जो जन्म से ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, या क्या होते हैं ऐसे रोग जो जन्म से ही हमारे शरीर में होते हैं। क्या होते हैं? जो जन्म से हमारे शरीर में होते हैं, जन्म से ही शरीर में पाए जाते हैं, शरीर में होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? जन्मजात रोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जन्मजात रोग कहलाते हैं। और जो जन्म के बाद हमारे शरीर में आते हैं, जन्म होने के बाद जो शरीर में पहुंचते हैं, जो शरीर में आते हैं, शरीर में आते हैं, उन्हें हम उपार्जित रोग कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? उन्हें हम उपार्जित रोग कहते हैं। जो देखो अब जन्मजात रोग तो जन्म से ही आ गए, तो जन्म से आए तो इनकी बात तो समाप्त हो गई, क्योंकि भाई जन्म से ही हमारे शरीर में पहुंच गए। चलो इसी में हम देख लेते हैं, थोड़ा इसी में देख लेते हैं आगे बढ़ के। क्या होते हैं? जो जन्म से हमारे शरीर में आ जाते हैं वो जन्मजात होते हैं, जो बाद में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपार्जित। अब भाई उपार्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संक्रामक रोग, नंबर 2 असंक्रामक रोग। नंबर 1 संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। नंबर 2 असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। इतनी बात समझ गए? एक संक्रामक रोग होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? असंक्रामक रोग होते हैं। अब संक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग होते हैं जो वायु, जल, भोजन, शरीर और शारीरिक पारस्परिक संपर्क से, कहने मतलब जो वायु, जल, भोजन या शारीरिक संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं, वो संक्रामक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? वो संक्रामक कहलाते हैं। जो भाई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने से, बैठने से नहीं पहुंचते हैं, जो रोग किसी के छूने से, पास बैठने से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं, व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं भैया, वो क्या कहलाते हैं? असंक्रामक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो असंक्रामक कहलाते हैं। जैसे मतलब कौन से? हृदय रोग, मधुमेह रोग, जैसे क्या है? हृदय संबंधी रोग, हृदय रोग, मधुमेह रोग, ये क्या होते हैं भाई? एक दूसरे के पास आने से नहीं पहुंचते। जो वायु, जल, भोजन, शारीरिक संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं वो संक्रामक कहलाते हैं। जो किसी व्यक्ति के छूने से, पास बैठने से, मिलने से वो नहीं फैलते हैं, वो क्या कहलाएंगे? असंक्रामक रोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? असंक्रामक रोग कहलाते हैं। तो ये वाले जो होते हैं इनको हम कौन कौन से होते हैं? चेचक है, चेचक कैसा है? संक्रामक रोग है। कुष्ठ रोग है, क्या है? कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग कैसा रोग है भैया? संक्रामक रोग है। ये कैसे है? एक दूसरे के छूने से पहुंच जाते हैं। ठीक है भैया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। टीबी है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, क्या होती भैया? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने से पहुंच जाते हैं। तो ऐसे भैया संक्रामक रोग हो गए और ये असंक्रामक रोग हो गए। अब फिर जब हम अगले बात करेंगे तो हम इनको विधिवत थोड़ा चर्चित करेंगे। अभी हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो बस हम मुख्य चीजें पढ़ते चले जा रहे हैं। जब थोड़ा इसको हम थ्योरिकल हम पढ़ेंगे, क्लास वाइज डिटेल पर इस पर हम जब चर्चा करेंगे आपसे, जब आके वीडियो में हम आएंगे तो हम यहाँ पर मानव शरीर या मानव रोगों के बारे में चर्चा करेंगे, तो हम इस पर एक विधिवत विस्तृत
आपको एक टॉपिक हम प्रस्तुत करेंगे जो पूर्णतः आपके समझ में आएगा कि कैसे भाई ये कार्य करते हैं। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो सबसे पहले आज हम केवल वही क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे क्वेश्चनों पर बात कर रहे हैं, हम उन क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। हम आज उन्हीं पर केवल बातें कर रहे हैं, बाकी फालतू की कोई बात नहीं हो रही है। तो आइए देखते हैं, हम बात करेंगे भाई कुछ ऐसे रोग हैं, आपसे पूछा जाएगा ये कैसे जनित रोग हैं, ये विषाणु जनित रोग हैं, ये भैया क्या है बैक्टीरिया जनित रोग है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये भाई वायु जनित रोग है या अनुवांशिक रोग है, इन पर भी हम बात करेंगे। क्या करेंगे भाई, इन प्रकार के रोगों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। किसके आज बात कर रहे हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो भाई कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो प्रोटोजोआ जनित रोग कहलाते हैं। तो केवल बस बहुत डीप नहीं चलना, हम आज छोटे छोटे टुकड़ों पर ही बात करने वाले हैं कि भाई प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं प्रोटोजोआ। तो देखो मलेरिया, तो जो मलेरिया रोग है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा रोग है भाई, प्रोटोजोआ जनित है। निद्रा रोग ये क्या है, ये भी प्रोटोजोआ है। पायरिया, कौन सा रोग, पायरिया भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया, निद्रा, पायरिया, पेचिस ये भी भैया क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। पेचिस, काला ज्वर क्या है, काला ज्वर ये भी भाई क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, काला ज्वर। तो भाई इसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि मलेरिया भैया कैसा है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला। निद्रा रोग कैसा है, प्रोटोजोआ द्वारा। पायरिया कैसा है, प्रोटोजोआ द्वारा। पेचिस कैसा है, प्रोटोजोआ द्वारा। और काला ज्वर कैसा है, ये भी प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग होता है। अब देखो प्रोटोजोआ से बात हो गई, इसके बाद हम बात करें कवकों से होने वाले रोगों की बात करें। किसकी बात करें, कवकों द्वारा होने वाले रोग। मतलब कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कवकों के माध्यम से फैल जाते हैं। तो कवकों के द्वारा होने वाले रोग पर हम बात करते हैं, जैसे गंजापन। किसकी बात करें, गंजापन। तो गंजापन किसके द्वारा होता है, कवकों के द्वारा होता है। दांत किससे होता है, कवक से होता है। दांत, खाज, दमा, ये सब क्या है, कवकों के द्वारा होने वाले रोग हैं। किसके द्वारा होने वाले भैया है, कवकों के द्वारा है। एथलीट फुट ये भी किसके द्वारा होने वाला रोग है भाई, ये भी कवकों के द्वारा होने वाला रोग है। तो हमने देखा कवकों के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, गंजापन है, दाद है, खाज है, दमा है, एथलीट फुट है। ये सारे रोग किसके द्वारा हो रहे हैं, कवकों के द्वारा हो रहे हैं। हमने प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग पढ़े, फिर कवकों के द्वारा होने वाले रोग पढ़े। अब हम पढ़ेंगे जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग। किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग। तो जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग। अब दोस्तों किसकी बात आई, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों की बात आई। तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो जीवाणु जनित रोग होते हैं, क्या मतलब जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। तो कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणु जनित रोग कहलाते हैं, उन पर बात करेंगे। तो जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन है, प्लेग है, डिप्थीरिया है। कौन कौन से रोग हैं भैया, देखते हैं यहाँ पर, प्लेग, डिप्थीरिया। कौन कौन से रोग हैं भैया, प्लेग रोग हो गया, डिप्थीरिया रोग हो गया। डिप्थीरिया के बाद टाइफाइड, जो भैया ये टाइफाइड होता है ये किसके द्वारा होता है, ये भैया जीवाणुओं के द्वारा होता है। टाइफाइड हो गया। टिटनेस, कौन सा रोग है, टिटनेस को ही हम क्या कहते हैं, लॉकजा कहते हैं। टिटनेस को हम क्या कहते हैं, लॉकजा कहते हैं। कुष्ठ रोग, कौन सा रोग है, कुष्ठ रोग। निमोनिया, ये सभी रोग भैया किसके द्वारा होते हैं, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले हैं। निमोनिया है,
हैजा किसके द्वारा होगा? जीवाणु के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं भाई? ये सभी रोग जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। अब हमने जीवाणुओं के पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग। किसकी बात करें भाई? विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों की बात करें। विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं भैया? तो जब हम विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों की हम बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? जैसे भाई क्या आता है? जैसे रेबीज है। क्या आता भैया? रेबीज है। क्या आता है? रेबीज, खसरा, खसरा, एड्स। देखो भाई, रेबीज हो गया, खसरा हो गया, एड्स हो गया, पोलियो हो गया। क्या है? पोलियो। पोलियो किसके द्वारा होता है भाई? विषाणुओं के द्वारा होता है। पोलियो किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा होता है। चेचक, चेचक, छोटी माता, ये भाई सब किसके द्वारा होते हैं? विषाणुओं के द्वारा होते हैं। चेचक, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ये भी किसके द्वारा होता है भाई? ये भी विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग होता है। तो ये सारे कैसे रोग हैं? ये सारे विषाणु जनित रोग हैं भैया। कैसे रोग हैं? सभी विषाणु जनित रोग हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आनुवंशिक रोग। कैसे रोग पढ़ेंगे? आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग पढ़ेंगे। कुछ ऐसे रोग, आनुवंशिक रोग क्या होते हैं? वे रोग होते हैं जो गुणसूत्रों के द्वारा हो जाते हैं। किसके द्वारा होते हैं? क्रोमोसोम्स के द्वारा होते हैं। गुणसूत्रों के द्वारा होने वाले रोगों को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक रोग कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? आनुवंशिक रोग कहते हैं। जैसे वर्णांधता है। कौन कौन से रोग इसमें हम पढ़ेंगे? वर्णांधता, ये क्या है? आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, एल्केन्यूटेरिया, एल्केन्यूटेरिया, ये भी क्या है? ये भी आनुवंशिक रोग है। जैसे क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। क्या है? क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम, क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफिल्टर जो सिंड्रोम होता है ये भी आनुवंशिक होता है। जो क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम होता है ये पुरुषों में होता है भैया। किसमें होता है? ये अधिकतर पुरुषों में होता है। इसमें गुणसूत्र कहते हैं 46 की जगह पे कितने हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और जब 47 गुणसूत्र हो जाते हैं तो भाई ये पुरुषों में लक्षण पाए जाते हैं। ये भी आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। अब देखो, क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम पुरुषों में पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार का एक सिंड्रोम होता है जो महिलाओं में पाया जाता है। तो वो कौन सा सिंड्रोम है जो महिलाओं में पाया जाता है? तो भाई टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है? टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम भैया किस में पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है या महिलाओं में पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह पे घटकर कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। तुमको याद रखना भैया, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 46 से घटकर 45 हो जाती है। इसी प्रकार पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है? पटाऊ सिंड्रोम होता है भैया। पटाऊ सिंड्रोम देखो, इसमें क्या होता है? ये भी भाई गुणसूत्रों से संबंधित एक रोग होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो होंठ होते हैं वो कट जाते हैं। इस प्रकार के सिंड्रोम में क्या होते हैं? होंठ कट जाते हैं। होंठ दो भागों में बढ़ जाते हैं। हमारे जो होंठ होते हैं ओष्ठ बीच से क्या होते हैं? कट जाते हैं। बीच से कट जाते हैं और दो भागों में बढ़ जाते हैं। पटाऊ सिंड्रोम में भैया क्या होता है? हमारे होंठ दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। अगला देखो भाई, अगला कौन सा भाई?
है रोग जो पाया जाता है। अब देखो अगला जो रोग है वो प्रदूषण जनित रोग है। कैसा रोग है भैया? प्रदूषण जनित रोग है। कौन सा रोग है? प्रदूषण जनित रोग। प्रदूषण जनित रोग। अब जब भाई प्रदूषण जनित रोग की बात आई तो भैया देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे रोग होते हैं जो प्रदूषण से जनित रोग है, प्रदूषण से होने वाली है, जैसे मिनीमाटा। कौन सा रोग है भाई? मिनीमाटा। जो मिनीमाटा होता है ये पारा की अधिकता के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? पारा की अधिकता के कारण हो जाता है। जब पारा की अधिकता होती है, अधिकता से मिनीमाटा हो जाता है। क्या हो जाता है? मिनीमाटा। अगला है इटाई। कौन सा है? इटाई रोग। कौन सा रोग है? इटाई रोग। जो इटाई रोग होता है वो कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? कैडमियम की अधिकता के कारण। कैडमियम की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? कैडमियम की अधिकता से होता है भाई। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई रोग हो जाता है। अगला जो हम पढ़ेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या पढ़ेंगे? ब्लू बेबी सिंड्रोम पढ़ते हैं भाई। क्या पढ़ते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखो इसमें बच्चे का शरीर क्या होता है? नीला पड़ जाता है। क्या होता है? इसमें बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है। और इसमें किसकी अधिकता होती है? नाइट्रेट की अधिकता होती है। यह किसकी अधिकता के कारण होता है भैया? नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। तो हमने दोस्तों पढ़ा कि भाई रोग पढ़े, मानव रोगों पर चर्चा की। उसमें देखा कि भाई प्रदूषण जनित रोग पढ़ा, संड्रोग अनुवांशिक रोगों के बारे में चर्चा की, विषाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा की, और किस पर? जीवाणुओं से होने वाले रोगों पर चर्चा की। हमने विभिन्न प्रकार के रोगों पर बात की और फिर इसी प्रकार के हम आगे के अगले वीडियो हम बनाएंगे। आगे भी इसी प्रकार की आपको निरंतर हम क्या है क्वेश्चन की श्रृंखला प्रोवाइड कराते रहेंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करें कि हम आपको जल्दी ही लाइव क्लास प्रोवाइड करा पाएं। धन्यवाद दोस्तों।